अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज की इस वीडियो में हम जिस अहम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है एंकरिंग बायस। ये क्या है, इसका स्टॉक मार्केट से क्या ताल्लुक है, इसका साइकोलॉजिकल मिस्टेक से क्या ताल्लुक है, और इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टर के माइंडसेट से इसका क्या ताल्लुक है, आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो एंकरिंग बायस जो है वो एक जहनी गलती यानी साइकोलॉजिकल मिस्टेक है जिसमें इन्वेस्टर किसी पहली देखी हुई वैल्यू को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है कि बाकी सारे डिसीजन उसी नंबर के गिर्द घूमने लगते हैं। अब ये बात क्या है, हम इसको आगे आहिस्ता आहिस्ता समझते जाएंगे। ये पहला नंबर जो है वो एंकर के तौर पर बन जाता है आपके लिए, चाहे अब वो रेलेवेंट हो या ना हो। यानी स्टॉक का वो प्राइस जो आपने एक बार देखा वो आपके लिए एक एंकर बन जाता है और वो फिर आपके लिए एक मसला भी बन जाता है। स्टॉक मार्केट में अक्सर ये एंकर होता है बाय प्राइस, या पिछला कोई हाई प्राइस, या पुराना टारगेट, या ओल्ड वैल्यूएशन। मसला ये है कि मार्केट फ्यूचर देखती है जबकि एंकर जो है वो पास्ट देखता है। अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी से इसकी एक मिसाल ले लेते हैं। सोचिए कि आपने एक शर्ट देखते हैं, उसकी ओरिजिनल प्राइस है 5,000 रुपये और उसकी सेल प्राइस है 25,000 रुपये। आपने फ़ौरन जहन में ये सोचा कि ये तो सस्ती है क्योंकि पहले ये 5,000 की थी, चाहे अब जो है ये 2,500 रुपीज़ की है। और अब ये बेशक चाहे जो है वो आपके लिए वो 2,500 की भी महंगी हो, लेकिन अब आप क्योंकि उसको कंपेयर कर रहे हैं 5,000 रुपये से, क्योंकि आपका एंकर जो है वो 5,000 रुपये बन चुका है, तो इस तरह आप जो है उसको बाय कर लेते हैं। इसी तरह जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी पुरानी प्राइस को भूल नहीं पाते और उसकी वजह से बाज़ औक़ात मिस्टेक्स कर लेते हैं। अब अगर हम ये देखें कि स्टॉक मार्केट के अंदर ये बायस किस तरीके से वर्क करता है, तो स्टॉक मार्केट में एंकरिंग तब होती है जब इन्वेस्टर ये बातें करता है, जैसा कि वो आपको ये समझ लें कि मैंने 500 पे लिया था, या ये सोचता है कि ये स्टॉक 700 तक गया था, या मार्केट जो है उसका टारगेट 600 का था, ऑलरेडी जो है 800 से गिर चुका है। तो ये जो सारे फिनोमिनाज हैं, यहाँ इन्वेस्टर जो है वो स्टॉक को करंट हालत या करंट सिचुएशन की बजाय पास्ट प्राइस से जब जज करता है, तो ये जो सोच है ये एनालिसिस नहीं, यादों की तरह वर्क करती है। तो अब यहाँ पर हम एक पीएसएक्स की एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक स्टॉक 500 रुपये पे ख़रीदा, बाद में प्राइस गिरकर 410 आ गई, फंडामेंटल्स वीक हो गए कंपनी के, मार्केट ट्रेंड नेगेटिव हो गया, लेकिन आप कहते हैं कि मैं इसको अब तब तक नहीं बेचूंगा जब तक ये दोबारा 500 पर वापस नहीं आ जाएगा। यहाँ जो आपने 500 की वैल्यू अपने दिमाग में एडजस्ट की है वो एक एंकर है। और अगर आप इस सिचुएशन में कर क्या सकते हैं, इसको भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर वो प्राइस नहीं इंक्रीज़ हो रही, आपको फंडामेंटल्स की नॉलेज नहीं है, आपने टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज नहीं की हुई, तो फिर आप एवरेजिंग कर लें। अगर वो आपके 2 से 3 वीक्स तक उसी जगह पे प्राइस फॉल कर गई है, तो एवरेजिंग करने से आपकी जो 500 की प्राइस है वो नीचे आना शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली आपके जो नए टारगेट्स होंगे जिससे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकेंगे या फिर आप ब्रेक इवन पर निकल सकेंगे, वो करीब हो जाएंगे टारगेट्स। यानी वो 500 के बजाय 410 के करीब या 430-40 के करीब आ जाएंगे। अब अगर हम ये देखें कि ये जो एंकरिंग है ये ख़तरनाक क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो मार्केट है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता आपने किस प्राइस पे बाय किया, आप इमोशनली क्या फ़ील कर रहे हैं, आपका टारगेट क्या है। मार्केट सिर्फ ये देखती है कि अर्निंग्स क्या हैं, ग्रोथ क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, डिमांड एंड सप्लाई क्या है। तो एंकरिंग जो है वो इन्वेस्टर को एक पास्ट में जो है ना एक किस्म की एक जेल में कैद कर देती है और वो नए एक्सपेक्टेशंस को, नई अर्निंग को, नए ग्रोथ को, नए इंटरेस्ट रेट को, डिमांड एंड सप्लाई को नहीं देख पाता।
अब अगर हम यहाँ पर एक थिंकिंग और रियलिटी थिंकिंग के दरमियान, एंकर थिंकिंग और रियलिटी थिंकिंग के दरमियान एक डिफरेंस को समझें तो वो क्या होगा। अब मान लेते हैं कि एक एंकर थिंकिंग क्या है, एक सोच ये है कि मैंने 500 पे लिया था, ये 700 का स्टॉक था, मुझे लॉस रिकवर करना है। रियलिटी थिंकिंग ये क्या है, इसकी आज की वैल्यू क्या है, अगले साल क्या कमा सकती है ये कंपनी, क्या ये जो मेरा कैपिटल है ये बेस्ट यूज़ हुआ है या नहीं हुआ। तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपने एनालिसिस पर, फंडामेंटल्स पर, यानी आज जो करंट कंपनी की एनालिसिस आते हैं, उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं, उनको एनालाइज करके अपना फ्यूचर का डिसीजन मेक करते हैं। अब अगर हम ये देखें कि प्रॉफिट में भी एंकरिंग बायस किस तरीके से होता है, तो एंकरिंग सिर्फ लॉस में नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल आपने स्टॉक 200 पे लिया और प्राइस जो है वो 260 पे चला गया, आप कहते हैं कि मैं 300 पे ही सेल करूँगा, फिर ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, यानी कि आपने तो 260 पे जब पहुंचा तो उसके बाद ट्रेंड अगर रिवर्स हो गया तो स्टॉक जो है वो 230 पर आ जाता है। आप जो है 300 से जो एंकर आपने बनाया था, उसकी वजह से आप मार्केट के जो सिग्नल हैं, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, उनके लिए है कि वो अपने उस सिग्नल को इग्नोर करते हैं और वो सही टाइम पर प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर पाते हैं। अब प्राइस गिरने के बाद जो है एंकरिंग कैसे होती है, अक्सर इन्वेस्टर कहते हैं कि ये बहुत गिर चुका है और नहीं गिर सकता, ये एंकरिंग होती है। यानी कि पिछला हाई से, ओल्ड इवैल्यूएशन से, इन चीज़ों से देखते हैं वो बाज़ औक़ात। तो अगर इसमें क्या होता है कि अगर आपने फंडामेंटल्स कंपनी के ख़राब हैं और स्टॉक गिर रहा है तो और आपने उसमें बाइंग की है तो आप लॉस बुक करेंगे। तो हमेशा कंपनी जिसमें भी आपने इन्वेस्ट करना है उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें, वो नेगेटिव तो नहीं है, उस कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, उसकी POE रेशो क्या चल रही है, उसको हमने पूरी एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गई, बैलेंस शीट हो गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गई, इनको हमने कंपनीज की जो शीट्स थी उनको निकाल कर उसमें डिफरेंसेस कैसे देखे जाते हैं वो देखे थे। उनमें फिर हमने ये देखा था कि उससे आप वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं और उन वैल्यूज़ को फिर आप जो है किस तरीके से उनसे रेशोज़ निकालते हैं और वो आपको किस तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आप वो वीडियोज़ भी जाकर देख सकते हैं और ताकि आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो पढ़ना भी आ जाएंगी और आप किसी भी नए स्टॉक के आराम से जो फंडामेंटल एनालिसिस हैं, जो बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस हैं, वो कम अज़ कम कर पाएंगे। अब अगर हम ये देखें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ये एंकर बायस जो है वो किस तरीके से अफेक्ट करता है, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो भी बाज़ औक़ात इसका शिकार हो जाते हैं। वो किस तरीके से कि फंडामेंटल्स दोबारा चेक नहीं करते, यानी आपने एक बार कंपनी बाय की, अब आप हर बार बगैर फंडामेंटल्स 4 महीने हुए, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई, आपने उसको नज़रअंदाज किया और आप बस उसके अंदर बाय कर रहे हैं, सिर्फ कॉस्ट रिकवर करने के लिए होल्ड करते रहते हैं या फिर बेहतर अपॉर्चुनिटी जो है वो इग्नोर कर देते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो है ब्लाइंडली किसी एक होल्डिंग को फॉलो करें। इसी वजह से मैं कभी भी आपको अपने पर्सनल स्टॉक्स जो हैं उनकी लिस्ट नहीं देती, क्योंकि क्या होगा कि आप उसको एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। अगर उसमें कोई चेंजेस आए, उसमें मेरे कोई स्विंग ट्रेड होंगे, कोई लॉन्ग टर्म स्टॉक्स होंगे और अगर मैं उसमें से निकल चुकी हूँ, आप नहीं निकले, तो आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। सो इस वजह से आप जो है एज अ बिगिनर बहुत सिंपल है कि आप KMI30 को फॉलो कर लें, आप PSX-20 को फॉलो कर लें, आप किसी और अच्छे इंडेक्स को फॉलो कर लें, उनमें से कुछ अच्छी कंपनीज लें, उनके फंडामेंटल एनालिसिस करें और उसके मुताबिक इन तमाम चीज़ों को अप्लाई करते चले जाएं। अब अगर हम ये देखें कि एंकर बायस और आपका जो लॉस है उसका किस तरीके से ताल्लुक है, तो एंकरिंग का जो कह लें कि ताल्लुक है वो आपके लॉस से किस तरीके से है, क्योंकि ये आपको जो है ना एक किस्म का जो लॉस है वो आपके माइंड को भी फील होता है, वो आपको एक पेन दे रहा होता है। रिकवरी जो है वो एक किस्म की जो है रिलीफ है, उस तरह से वर्क करता है। इसलिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ ज़ीरो पे आने का इंतज़ार करते रहते हैं। मतलब ये है कि इसका नुकसान होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नुकसान होता है, पैसे जो हैं वो वीक स्टॉक्स में फंस जाते हैं आपके इस केस के अंदर। स्मार्ट इन्वेस्टर्स का इसका असल जो कह लेंगे ना सोल्यूशन वो किस तरीके से देखते हैं। गलत सवाल ये होता है कि क्या मैं लॉस पे सेल करूं, ये हमारा सवाल मोस्टली होता है। सही सवाल ये है कि अगर आज मैं अपने पास कैश होता तो क्या मैं ये स्टॉक इस प्राइस पे ख़रीदता।
अगर आप उस प्राइस पे उसको ख़रीदते और अगर आपका आंसर नो है तो फिर आप ऑब्वियसली उस पर सेल करेंगे। और अगर आप आपके पास पैसे थे और आप उस प्राइस पर उस स्टॉक को बाय करेंगे तो ऑब्वियसली आपने आज भी वहाँ पर बाय करना है और उसको आपने अपने जो नया एंकर है उसको ब्रेक करके एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ आगे मूव करना है। अब इंस्टीट्यूशंस की इसमें किस तरीके की अप्रोच होती है, तो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो बाय प्राइस याद नहीं रखते हैं, वो बेसिकली फॉरवर्ड अर्निंग्स देखते हैं, सेक्टर की रोटेशन फॉलो करते हैं। अब इसमें मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही अपनी जो बाइंग प्राइस है उसको ना देखें और लॉस बुक करके आप अपने स्टॉक्स बेचना शुरू कर दें। यकीनी तौर पे आपको उसको कंसीडर करना है बट उसके साथ स्टिक नहीं होना, उसको उसको सब कुछ नहीं बना लेना अपना। आपको देखना है कि उसको अगर एडजस्ट करने की ज़रूरत है, उसको एवरेज करने की ज़रूरत है तो वो आप विद इन टाइम करेंगे। सेक्टर की जो रोटेशन है अगर वो करने की ज़रूरत है आप उसको फॉलो करेंगे। बेंचमार्क से जो परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है वो आप करेंगे। तो इंस्टीट्यूशंस जो है वो मोस्टली फ्यूचर को ट्रेड करते हैं, मतलब कि वो देख रहे होते हैं कि आने वाले वक्त में, यहाँ फ्यूचर का ट्रेड करने से मेरा जो मतलब है वो ये है कि वो आने वाले वक्त को देख रहे होते हैं और उसके मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस और बेंचमार्क को देखते हैं। अब अगर हम ये देखें कि आप खुद एंकरिंग में हैं या नहीं, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि जब मेरी प्राइस आएगी तब डिसीजन लूँगा, यानी आपने अब आज जो भी प्राइस चल रही है उसके ऊपर आप ये नहीं डिसाइड कर रहे कि इसमें आपने बाय करना है या सेल करना है और आपको कई महीने हो गए हैं, आप स्विंग ट्रेड ले आया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बात नहीं है क्योंकि वो तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे होते हैं और वो मार्केट नॉइज को इग्नोर करते हैं। तो स्विंग ट्रेड्स में आप अगर आप हैं और आपने एक स्टॉक इस माइंडसेट से लिया था कि इसको मैंने स्विंग ट्रेड पे बेचना है और अब आप उस प्राइस को ऊपर आने का वेट कर रहे हैं पर उसका डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यकीनी तौर पे एक एंकरिंग बाइस के अंदर हैं। अगर आप स्टॉक मुझे पैसे मतलब पैसे वापस देगा, किस तरह कब देगा, तो इस तरीके के अगर सवाल हैं, या अगर आप ये सोचते हैं कि कॉस्ट से नीचे सेल नहीं कर सकते, तो उस इन तमाम सवालों को आपको रीवैल्यूएट करना पड़ेगा। आपको अपनी इमोशनल स्टेटमेंट को और एनालिटिकल अप्रोच को दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है आप इसमें लॉस बुक कर सकते हैं। अब अगर हम ये देखें कि एंकरिंग बाइस का सोल्यूशन क्या है, तो आप सबसे पहले बाय प्राइस को बार बार मत देखिए। आपने एक बार बाय किया, ओके, आपको अंदाज़ा है कि ओके ये मेरी बाय प्राइस है, अब मैंने इसके हिसाब से इस स्टॉक में एंट्री ली है, अब ये मैंने एक चीज़ सोच के लिए, कंपनी के फंडामेंटल्स देख के लिए, अब मैं इसके हिसाब से आगे चीज़ें किस तरीके से देखूंगा। फिर आप जो है वो फंडामेंटल्स को दोबारा चेक करें। जब आपने कंपनी में बाय करना है, नई बाइंग करनी है, तो उसकी अर्निंग्स को देखें, उसके लोन को देखें, उसके सेक्टर ट्रेंड को देखें। फिर उसके बाद आप जो है अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को कंपेयर करें उसके साथ, यानी उसी सेक्टर के अंदर जो और स्टॉक्स मौजूद हैं उनको कंपेयर करें, जो इंडेक्स मौजूद है उसको कंपेयर करें उसके साथ। आपके रूल्स जो हैं उनको फॉलो करें, यानी स्टॉप लॉस को लगा के रखें, आप रीबैलेंसिंग करें, इंडेक्स इन्वेस्टिंग करें। तो इस तरीके से जो है वो आप इमोशन से ज़्यादा जो है अपनी इन्वेस्टमेंट को बेहतर तरीके से अलाइन कर सकेंगे, बेहतर तरीके से उससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। अब आप जो है इंडेक्स इन्वेस्टिंग जो है वो किस तरीके से जो एंकरिंग बायस है उसको कम करती है, इसको देखते हैं। जो इंडेक्स इन्वेस्टिंग होती है किसी एक स्टॉक से अटैच नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली रीबैलेंसिंग होती रहती है। तो यानी आप जब किसी इंडेक्स को देख रहे हैं और आपका स्टॉक अगर उस इंडेक्स में अब मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि रीबैलेंसिंग का टाइम आ चुका है। तो आप इस तरीके से ईजिली किसी कंपनी से स्विच करने का डिसीजन मेक कर पाएंगे। तो डिसीजंस जो है वो रूल बेस्ड होते हैं और कंपनीज जो इंडेक्स होते हैं वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो इमोशनल एंकरिंग नहीं पे डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जब आप इंडेक्स फंडिंग करते हैं तो आप भी जो इमोशनल एंकरिंग है उससे रिमूव हो जाते हैं। अब अगर हम ये देखें कि PSX में एंकरिंग जो है वो ज़्यादा क्यों है, यहाँ पर इतना ज़्यादा इसका असर क्यों होता है, तो PSX इन्वेस्टर्स जो हैं वो सिर्फ प्राइस देख रहे होते हैं, इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं और एग्जिट प्लान नहीं बनाते। आपको पता होना चाहिए कि आपने जब आपने किसी स्टॉक में एंट्री ली है कि आपने इस पर कितनी प्रॉफिटिंग आपके जहन में है। आप इसका अगर टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो उस हिसाब से, अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने इस पॉइंट से पहले यहाँ से एग्जिट करना है। अब प्राइस अपसाइड पर जा रही है, आप ये वेट नहीं करेंगे ये इससे ऊपर चली जाएगी, ये इससे ऊपर चली जाएगी। आपने एक गोल सेट किया है कि मैंने 20% अर्न करना है, 30% अर्न करना है, आपका वो गोल अचीव हुआ है, आप एक बिगिनर हैं, आप उसमें से अपना प्रॉफिट टेकिंग करें और उसके बाद उसके साथ जो मर्जी हो, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इमोशनल नहीं, आपको एक किस्म का जो है ना लॉजिकल ऑप्शंस लेकर अपने साथ इस मार्केट में वर्क करना चाहिए। अगर मैं आज की इस फाइनल समरी को आपके लिए समराइज़ करूँ तो यानी आज की तमाम कन्वर्सेशन को, तो जो एंकरिंग बायस है वो आपके पास्ट प्राइस को आपसे जो है ना एक काइंड ऑफ फिक्स
फिक्स कर देता है आपको। जो मार्केट है वो आपको जो है एंकर को, आपका जो एंकर है वो आपको डिस्टर्ब करने लगता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो बाय प्राइस होती है तो वो इररेलेवेंट लगने लगती है। और आपका जो डिसीजन है वो हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। जो अपॉर्चुनिटी है उसको आपने हमेशा देखना है, आपने कंपनी के फंडामेंटल्स को देख कर चलना है, आपने इमोशंस पे नहीं चलना। तो अगर मैं आखिर में कहूँगी तो यही है कि मार्केट जो है वो हमेशा फ्यूचर को देखती है, सिर्फ इमोशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो पास्ट में रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को आप बिल्कुल छोड़ देंगे। यकीनी तौर पे आपको अपनी बाय प्राइस का पता होना चाहिए, लेकिन आपको कंपनी के फंडामेंटल्स, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बार बार यही कहूँगी, उनको देख कर चलना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।